स्टूडेंट, आपका स्वागत है एग्ज़ाम फर्स्ट में। और हमारा टॉपिक आज का है एंशिएंट हिस्ट्री। ओके, एंशिएंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन इतिहास। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है यूपी पीसीएस के लिए, आरओ के लिए, एआरओ के लिए, एसएससी और अदर सेंट्रल एंड स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम बिना समय गवाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ था? आग का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल में। ये याद रखिएगा आप, पुरापाषाण काल में हुआ था। और ये जो इसका जो वर्ष है 40 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 बीसी तक है। ये याद रखिएगा आप, कई बुक में अलग अलग डेट्स लिखी रहती हैं तो आप उसको ध्यान मत दीजिए। बस आप ये ध्यान रखिए कि हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन लगभग इतने ही समय के बीच में रहता है। हमारा अगला प्रश्न है, पुरापाषाण काल में लोगों का निवास कहाँ था? दरअसल पुरापाषाण काल में लोग जो थे वो गुफाओं में और शैलाओं में रहते थे। ठीक है, इनके पास ना ही मकान थे, ना इनके पास कपड़े थे, ना इनके पास कोई धातु था। बस ये पुरापाषाण काल में गुफाओं में रहते थे। अगला मेरा प्रश्न है, पुरापाषाण काल को कब खोजा गया था? पुरापाषाण काल को 1863 में खोजा गया था। डेट याद रखिएगा, 1863। ओके। और इसको सर्वप्रथम किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्रूस ने। और ये पल्लावरम में खोजा गया था। और यहाँ पर पुरापाषाण काल के हथियार भी मिले थे। दरअसल जो हथियार ये यूज़ करते थे वो मोटे थे और चिकने नहीं थे और नुकीले भी नहीं थे। तो अगला हमारा प्रश्न है, छोटे आकार वाले पत्थरों का उपयोग कौन से काल में शुरू हुआ था? तो दरअसल जो छोटे आकार वाले पत्थरों का उपयोग जो हुआ था वो मध्यपाषाण काल से हुआ था। छोटे आकार मतलब होता है माइक्रोलिथ, मतलब छोटे छोटे आकार के पत्थर। पहले मोटे पत्थर यूज़ किए थे पुरापाषाण काल में, अब मध्यपाषाण काल में ये छोटे छोटे पत्थरों का यूज़ करेंगे। और इसका जो काल का वर्ष है वो 10,000 बीसी से 6,000 बीसी है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो डेट है वो चेंज होती रहती है, एक जैसी नहीं रहती है, थोड़ा बहुत अंतर मिलता है। तो आप इसको ध्यान मत दीजिए, बस ये देखिए कि मध्यपाषाण काल में स्टार्ट हुआ था। ओके, आपको मध्यपाषाण काल याद रखना है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, हमेशा एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप प्लीज़ इसको याद रखिए। ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कृषि की शुरुआत कब से हुई थी? तो सर्वप्रथम कृषि की शुरुआत जो हुई थी वो नवपाषाण काल में हुई थी। लोग एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया गया था। और इसका जो एविडेंस मिलता है वो मेहरगढ़ है बलूचिस्तान में, वहाँ इसका एविडेंस मिलता है कि हाँ, यहाँ पर कृषि की शुरुआत हुई थी। तो आप याद रखेंगे नवपाषाण काल, और इसकी डेट भी आप याद रखेंगे 6000 बीसी से 2000 बीसी। ओके। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मानव स्थायी रूप से कब रहने लगा? आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि पहले मानव स्थायी रूप से नहीं रहता था। वो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले गुफाओं में शैलाओं में लोग रहते थे, लेकिन नवपाषाण काल आते आते ये स्थायी रूप से रहने लगे। और इसका जो हमको एविडेंस मिलता है वो बुर्ज होम में मिलता है। जो बुर्ज होम कहाँ पर है? कश्मीर में है, जहाँ पर गृत निवास है। आपको मैं बताऊँ गृत निवास होता क्या है कि गर्त निवास होता है कि छोटा सा गड्ढा खोदते हैं अंदर धरती के, उसके बाद वहाँ पर घर बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं गृत निवास। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
पॉलिशदार पत्थरों के उपकरणों का उपयोग कौन से काल से हुआ था? मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ना नवपाषाण काल से शुरू हुआ था और ये फ्लेक्स फ्लेक्स यूज़ करने लगे थे। क्या? फ्लेक्स, नुकीले पत्थर हैं जिसका नाम है फ्लेक्स। पहले पुनर्पाषाण काल में ये हैंड एक्स यूज़ करते थे, फिर ये फ्लेक्स फ्लेक्स यूज़ करने लगे। ओके, तो हमारा अगला प्रश्न है, पहिए का आविष्कार कौन से काल में हुआ? तो ये हमारा हुआ है पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। ओके, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पशुपालन का विस्तार कौन से काल से शुरू हुआ था? पशुपालन भी पहले लोग नहीं करते थे, यहाँ पर भी लोग नवपाषाण काल आते आते पशुपालन करना सीख गए थे। तो मतलब जैसे भेड़ हो गई, बकरी हो गई, तो उसको कहाँ कैसे रखना है, क्या चारा देना है, ये सब सीख गए थे क्योंकि ये एग्रीकल्चरिस्ट हो गए थे। इनको पता था कि कहाँ पर कृषि करनी है, तो कृषि करनी है तो चारा भी चाहिए है, तो मतलब पशुपालन भी इनका होने लगा था क्योंकि इनका जो निवास था वो गृह निवास भी हो गया था। मतलब कि इनके घर हो गए थे जहाँ ये रहते थे, मिट्टी के बर्तन भी यूज़ करना स्टार्ट किया था इस पीरियड में। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मिट्टी के बर्तन बनाना कब से शुरू हुआ? तो मिट्टी के जो बर्तन हैं जिसको हम बोलते हैं मृद भांड, क्या बोलते हैं इसको? मृद भांड। और ये हमारा शुरू हुआ है नवपाषाण काल से। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको फिर से बता दूं, आप प्लीज़ इसको अच्छे से सुनिए और अच्छे से समझिए। मैं आपसे ये भी निवेदन करती हूँ कि आप पेन और कॉपी लेके बैठिएगा और इसको अच्छे से करिएगा जिससे कि आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छूटे ना और सारे क्वेश्चन अच्छे से आप हल कर सकें। तो हमारा अगला प्रश्न है, अब हम चलते हैं अपने सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किसने खोजा था इसको? तो इसको खोजा था 1921 में। किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने। ओके, 1921 में दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। ओके, अब हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, सरस्वती घग्गर सभ्यता भी बोलते हैं। आपको मैं एक बात और बता दूं कि सरस्वती जो थी वो अब लुप्त हो चुकी है। ये 1500 किलोमीटर राजस्थान से होकर गुजरती थी। अब इसको कहा जाता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण ये लुप्त हो चुकी है और अंदर है, ये अभी माना जाता है। और ऋग्वेदिक पीरियड में मैं आपको एक और बात बता दूं कि सरस्वती की और सिंधु की दोनों की महानता बहुत है। ये बोला जाता है कि सरस्वती नदी के आसपास ऋषि मुनि बैठते थे और वो यहाँ पर अपने योग वगैरह प्रक्रिया करते थे जहाँ से उनको ज्ञान की प्राप्ति होती थी। तो इसीलिए सरस्वती जो है वो बहुत ही शुद्ध रूप भी मानी जाती है। तो हमारा अब अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे? आप इसको जरूर याद रखिएगा, द्रविड़ थे मुख्य निवासी। ओके, अब हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता युग में सर्वाधिक स्थल कहाँ से मिले? तो सर्वाधिक स्थल जो हमारे मिले हैं वो गुजरात से मिले हैं। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक स्थल कहाँ से मिले स्टूडेंट? गुजरात में। ओके, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता युग में बंदरगाह कहाँ स्थित था? बंदरगाह मतलब होता है डॉकयार्ड, जहाँ शिप्स वगैरह खड़ी होती हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डॉकयार्ड भी बोलते हैं। और ये कहाँ पर मिला है हमको? ये मिला है आपका लोथल और सुरकोटदा में। ठीक है, दरअसल ऑप्शन में आपके कभी कभी लोथल तो देते ही हैं, सुरकोटदा भी दे देगा, तो आप इसको गलत मत करिएगा, दोनों साथ में भी पूछ सकता है। तो लोथल और सुरकोटदा दोनों में बंदरगाह के
मिला है साक्ष्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता युग में अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जो अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं कालीबंगन और लोथल से। ओके, अब हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। गेहूं जौ सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए? मैंने आपको बताया था कि नवपाषाण काल में हम लोगों ने कृषि करना स्टार्ट कर दिया था, तो यहीं से ही हमको मेहरगढ़ बलूचिस्तान से, ये रिपीट किया है मैंने, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन के फॉर्म में कि गेहूं और जौ के सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ, तो आपको याद होना चाहिए कि मेहरगढ़ बलूचिस्तान में। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में 6 बड़े नगर कौन से थे? तो आपको ये याद रखने हैं, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, हड़प्पा, राखीगढ़ी, गढ़वारीवाला और कालीबंगा। ओके, अब हमारा अगला प्रश्न है, स्नानागार सबसे बड़ी इमारत कहाँ मिली, जिसको हम बोलते हैं, स्नानागार को क्या बोलते हैं? ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ कहाँ से मिली? मोहनजोदाड़ो से। ओके, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में कैसी लिपि थी, मतलब कैसे ये लिपि यूज़ करते थे? तो ये जो लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता, तो मैं बता रही थी आपको कि जो भाव चित्रमात्मक लिपि जो है, दरअसल ये लोग लिखते नहीं थे, ये चित्र बनाते थे। तो और चित्र जो था वो राइट टू लेफ्ट देन लेफ्ट टू राइट के फॉर्म में था, मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऐसे करके ये लोग बनाते थे लिपि को। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में कैसी लिपि है? भाव चित्रात्मक लिपि है। ओके, तो हमारा अब क्लास समाप्त होती है, अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।